प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता आई। अगर आप आंखें नहीं खोलोगी ना तो मैं अपनी अपनी बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दूंगा। आई इट्स ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और जैसे ही आप उठेंगी ना, आप सबसे पहले मेरा ही चेहरा देखेंगी और फिर आप परेशान हो जाएंगी। अरे युग, कितना बोलता है रे तू। तुम मुझसे बात मत करो, गुस्सा रहो, मेरी तरफ देखो भी मत, पर तुम मुझे आई की बहू और अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाने से रोक नहीं सकते। तन्वी के अगेंस्ट मैं एक और वर्ड नहीं सुनूंगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। आई आई युग, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? युग, ये क्या कर रहे हो? अब ना तुम आई के पास आओगी और ना मेरे पास। चली जाओ इस रूम से और फिर से मत आना यहाँ पे। जस्ट गो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आई को इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। एक बहू होने का हक तो मुझसे छीन नहीं सकते युग। कोई हक नहीं बचा है तुम्हारा इस घर में। अब तुम फ्री हो, so just go यहाँ से। युग, तमीज से बात करो। ये कोई तरीका नहीं है घर की बहू से बात करने का। कम से कम हमारे सामने तो नहीं। सीरियसली अक्का साहिबा, अब आप भी इसकी साइड ले रही हैं। बेटा, सही को सही और गलत को गलत बोलना किसी की साइड लेना नहीं होता है युग। और सही बात यह है कि तन्वी इस घर की बहू है और घर की बहू के साथ बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं है। किसी ने तो मुझे समझा। थैंक यू अक्का साहब। नहीं नहीं बहू, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हें युग की बात मान लेनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए युग और वैष्णवी के साथ तुम्हें दूरियां बना लेनी चाहिए, सिर्फ तब तक जब तक वैष्णवी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। देखो, हम जानते हैं कि ये करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन देखो, तुम खुद देखो, युग तुमसे कितना गुस्सा है, घर के सब लोग तुमसे कितना नाराज हैं। इसलिए बस कुछ दिनों के लिए ये दूरियां बना के रखो, फिर वैष्णवी ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे युग का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और फिर सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। कुछ भी पहले जैसे नहीं होने वाला है अक्का साहब। आप तो जानती हैं, ट्रस्ट एक कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना इम्पॉसिबल है। और तन्वी, तुम पर से मेरा ट्रस्ट टूट चुका है। हमेशा के लिए। हमारे बेटे को जेल भेजा ना, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तन्वी। अब देखना, हम तुम्हें युग की जिंदगी से इस तरह दूर करेंगे कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा।
बाबा, आपने खुद देखा है मैंने युग को कैसे ऑफिस जाने के लिए तैयार किया था। आज आई के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। इसको हादसे का नाम देकर खुद को बचाने की कोशिश मत करो तन्वी। आज जो कुछ भी वैष्णवी के साथ हुआ है उसमें गलती तुम्हारी थी। नतीजा देख लिया तुमने, देख लिया नतीजा। इसके लिए तुम ये सब कर रही थी, आज उसने ऑफिस जाने से ही मना कर दिया। एक तरफ वैष्णवी बिस्तर पर पड़ी है बेहोश होके, और दूसरी तरफ मेरा बेटा युग, वो अपने फ्यूचर को अंधेरे में ढकेले जा रहा है। तुम्हारी सिर्फ एक लापरवाही और तुमने इस घर की खुशियों को न जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। माफ करना वैष्णवी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहो। मन तो हमारा वो था कि वो मनहूस तन्वी तुम्हारी जगह यहाँ पड़ी होती, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि धीरे धीरे वो तन्वी तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी बेटी से भी बढ़कर होती जा रही थी। अब देखना कैसे एक झटके में हम तुम्हारा वो भरम तोड़ते हैं। ये आप क्या कर रही हैं अक्का साहब? युग, ये बैंडेज है ना, ये ढीला था। ये ठीक से लगा के नहीं गया वो डॉक्टर, बस उसी को ठीक कर रहे थे। देखो ना, देखो ये डॉक्टर लापरवाह है। देखो ना कैसा काम करके गया है। आप सही कह रही हैं अक्का साहब, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपना घरेलू लेप बनाकर वैष्णवी को लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है युग? ये सब क्या है? ये सब घाव लगे हुए हैं, हम तुम्हारे लिए भी लेप बना के लगा देते हैं। नहीं अक्का साहब, तुम दोनों होके भी हमारे लिए आपके घर के दरवाजे बंद कर देंगे क्या आप? पहले से ही एक बेटी आपके घर की बहू है, दूसरी बेटी होने वाली थी, तो क्या मुसीबत में हमारा इतना भी हक नहीं बनता? हक हमसे पूछ के कर्ज लिया था आप लोगों ने? नहीं ना। आपका कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी हमारी किस तरह हो गई? अक्का साहब प्लीज मना मत कीजिए। अब बाबा और परी की हालत तो जानती है ना। नहीं बहू, ना मतलब ना। व्योम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द अगर हम भूल भी जाएं, तो भी जब भी तुम्हारी काकू और उनकी बेटी हमारे घर आई है, हमारे घर में मुसीबत ही मुसीबत हुई है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे घर में और कोई भी मुसीबत आए। अक्का साहब इतना तो सोचिए, इतनी रात को वो लोग जाएंगे कहाँ? हमें नहीं पता और हमें कोई मतलब नहीं है। शहर में बहुत होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, कहीं भी जाए, लेकिन हम इन्हें हमारे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देंगे। बड़ी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं गेस्ट हाउस अरेंज कर देता हूँ। आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? क्या मुसीबत आ गई? साहब अपनी आंखों से उस मुसीबत को देख लीजिए खुद चल के। ऐसा क्या दिखा रही हो तुम हमें? ये यहाँ यहाँ तो झोपड़ी बना ली है।
टेंट में क्यों बैठे हैं? गेस्ट हाउस का क्या हुआ? तन्वी, वहाँ ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई आके दरवाजा खटखटाता रहता था और डर लग रहा था कि अचानक से कोई दरवाजा तोड़ देगा और अंदर घुस जाएगा। अरे एक पल के लिए भी हम लोग नहीं सोए। तेरे बाबा के लिए तो वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी किसी और अच्छे और सेफ गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट कर देता हूँ। और कितने धक्के खाएंगे हम यूं जी, बोलिए आप। हाँ, और जहाँ भी जाएंगे रहेंगे तो अकेले बेबस लाचारी ना। वहाँ हम जैसे लोगों की हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम यही रहे। प्लीज हमें यहाँ रहने दो। अरे घर के बाहर ही सही चलेगा, लेकिन इतना तो सुकून रहेगा कि आप सब लोगों के आसपास ही हम लोग रह रहे हैं। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तेरा तन्वी। तू यहाँ ठाठ से रह रही है और हम रोडों पर ठोकर खाते रहे। नहीं तन्वी, कर्ज का एक एक पैसा तुझसे वसूलूंगी और इस घर में अपना डेरा हमेशा के लिए डाल कर रहूंगी। माफ कीजिए, लेकिन आप ऐसे हमारे घर के आगे नहीं रह सकते। समझ गई, गरीबों की मजबूरी लोगों को बोझ ही लगने लगती है। ठीक है, जितनी बची कुछ इज्जत है उसे लेकर हम यहाँ से चले जाते। रुक जाइए। शायद आपने ठीक से नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। मेरा मतलब है आप घर के बाहर नहीं हैं, घर के अंदर हमारे मेहमान बनते रहेंगे। मुसीबत के समय किसी को दरवाजे से लौटाना सरपोतदार खानदान के संस्कार नहीं है। बाबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार के बारे में सोचा। आज यकीन हो गया कि बड़े लोग सिर्फ पैसों से नहीं दिल से भी बड़े होते हैं। लेकिन माफ कीजिए, मैं आपके इस घर में कदम नहीं रख सकती। एक तो मदद करो, ऊपर से नखरे भी उठाओ। ठीक है, हम अभी आपके लिए टैक्सी बुलवा देते हैं। आप अपना ये तंबू डेरा उस पर डालिए और कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। काकू, जब आप यही रहना चाहती तो घर के अंदर रहने से क्यों मना कर रही? चीजें भी कितनी बदलती है ना तन्वी। मैं और अक्का साहेब हम दोनों समधन बनने वाले थे। व्योम और परी की शादी होने वाली थी। हम लोगों ने तो शादी तोड़ी नहीं, टूटी तो खुद इनके बेटे व्योम की करतूतों के कारण। फिर भी मैंने अक्का साहिब से कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कल जो अक्का साहिब ने हमारे लिए शब्द कहे ना, वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके बाद आपके घर की दहलीज पार करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हिम्मत ही नहीं है मुझ में। मैं और तेरे बाबा ये एहसास लेकर जी नहीं सकते कि हम लोग आप लोगों पे बोझ है और हमारी कोई औकात नहीं है।
जाने देना तन्वी, छोड़ दे। हम ऐसे ही जी लेंगे। देखना आप रोड पे तो आ ही गए हैं ना, इससे आगे और बुरा क्या होगा। लड़ लेंगे अपनी किस्मत से, ऊपर वाले ने जो चाहे वही होगा। एक मिनट, ठीक है, अगर आप घर के अंदर नहीं आना चाहती हैं तो यही रह लीजिए, लेकिन हमारे घर की सीमा छोड़ के मत जाइए। ये मैं कर सकती हूँ। इतना ही तो सहारा चाहिए था हम लोगों को आपका, ये हमारे लिए बहुत है। नहीं नहीं भाऊजी, इस बात की मंजूरी हम नहीं दे सकते। ये गाड़ियाँ रखने की जगह है, यहाँ पर अगर ये लोग टिक जाएंगे तो गाड़ियाँ क्या इनके सर पे रखेंगे। आप खुद सोचिए ना, अगर आज इन लोगों ने तंबू डाल के यहाँ पे अपना डेरा टिका लिया तो कल को बाहर के लोग भी अपने तंबू ले लेके यहीं आके टिक जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी खुलवानी है यहाँ पर। आपका साहब, बात की बात बाद में देखेंगे, अभी इस बात को तमाशा नहीं बनाते हैं, प्लीज। और हाँ तन्वी, जितनी जल्दी हो सके इनके लिए कोई दूसरा इंतजाम करो। मैं नहीं चाहता कि ये खबर बाहर मीडिया वालों तक पहुंचे, इसलिए आप सब अभी के लिए अंदर चलिए। काकू, आप लोगों के लिए पानी, बर्तन, गद्दा, जो जरूरी सामान है वो लेकर आती हूँ मैं। अब असली खेल शुरू होगा तन्वी। तेरे बाबा का सहारा लेकर मैं तुझे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी और तू चाह कर भी मना नहीं कर पाएगी। दो कौड़ी की बस्ती वाली औरत हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना काफी नहीं था, जो हमारे घर के बाहर अमरूद पर नमक छिड़क कर खा रही है। काकू, पानी, बर्तन, पंखा, गद्दा, जरूरत का सामान लेकर आई हूँ। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज मेरे कंधे इतने दुख रहे हैं ना तन्वी, क्या बताऊं तुझे। अरे इतना भारी भरकम बैग लेके आई हूँ और ऊपर से तुम्हारे बाबा की व्हीलचेयर, हाथ भी बहुत दुखने लगे। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर आज जवाब ही देने लगे हैं। काकू, आप आराम से बैठिए, मैं और मामा मिलकर सब कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कर दे। ओह, कहाँ तो हम तन्वी को बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे, और कहा उसका यह अपाहिज बाप और ये लालची औरत तंबू गाड़कर हमारे घर के बाहर ही आकर जम गए। लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तन्वी का ये बाप ही उसकी कमजोरी है ना। बस हम इन सब मुफ्तखोरों को हमारी हवेली से हमेशा के लिए बाहर फेंकते हैं। विषय संपला। युग कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा कितनी देर से। युग की खुशबू।
मेरा छोटा और लाडला बेटा युग सरपोतदार। मैं समझती हूँ युग, अभी तुम्हें पूरी बात नहीं पता, इसलिए तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझोगे। उस दिन तुम्हें मेरा सच भी दिखेगा और मेरा दर्द भी। विलास राव जी, क्या आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है? जी हाँ, बस मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऊपर आराम कर रही है। बाकी मेरा पूरा परिवार आपके सामने है। आप जनप्रतिनिधि हैं, एक प्रभावी नेता। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो लोग रात दिन आपके घर के लिए और आपके लिए काम करते हैं वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा होते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, ये तो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनका ख्याल रखना, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग मेरे लिए मेरा सिर्फ स्टाफ नहीं है, मेरा परिवार है। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। विलास राव जी, आपकी बातों में ना और सच्चाई में बहुत फासला नजर आता है। या फिर ये मान लिया जाए कि आप कैमरा के सामने कुछ और दिखते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और, बिल्कुल उन नेताओं की तरह जिन्हें लोग भ्रष्ट और दिखावा करने वाला कहते हैं। माफ कीजिएगा, ये कैसे सवाल है? आप ऐसे कैसे बिना वजह के इल्जाम लगा सकते हैं? प्रखर, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा कहिए, ऐसे पहेलियां मत बनाइए। हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते सर, हम आपको दिखाना चाहते। चलिए हमारे साथ बाहर। माता जी, आप कौन है और इस टेंट में क्या कर रही है और इस घर से क्या रिश्ता है आपका? ऐसे आप मंत्री जी के घर के बाहर रह रही हैं, क्या आप कोई धरना प्रदर्शन कर रही हैं या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है? बताइए माता जी, बताइए। बताइए मैम, बताइए माता जी, बताइए। बताइए, कुछ बोलिए, बताइए। प्लीज ये बंद कीजिए, कैमरा पीछे कीजिए प्लीज। देखिए, मेरी काकू बहुत सीधी सादी औरत है, उन्हें इन सब बातों की आदत नहीं है। प्लीज वो फ्लैश बंद कीजिए फ्लैश। देखिए, मेरी बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती कि कैमरा का फ्लैश उनकी आंखों के लिए ठीक नहीं है। प्लीज बंद कीजिए ये सब, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अरे विलास राव जी, ये तस्वीर तो कुछ और ही कहानी कह रही है। आपकी बहू के अपने सगे बाबा और काकू यहाँ इस घर के बाहर टेंट में नौकरों की तरह रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या आप अपने अपनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? बताइए। हाँ विलास राव जी, जवाब दीजिए, आखिर क्यों इन्हें टेंट में रहना पड़ रहा है? या फिर सच ये है सर कि घर के अंदर नाम के अपनों के लिए जगह है और असली अपनों की जगह घर के बाहर है? बताइए सर, आपको जवाब देना होगा। मंत्री जी, जवाब देना होगा आपको। सुनिए जी, आपको मसाला चाहिए ना? मैं आपको ऐसा मसाला दूंगी कि आपकी आज की हेडलाइन तैयार हो जाएगी। सीधे सीधे बोलिए माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? इस घर की जो बहू है ना, उसके सगे बाबा और सगी काकू वो इस तंबू में रह रहे हैं, इतने बड़े घर के सामने। समझ गई? सुनिए 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 सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे नहीं, आप ना एक शब्द भी विलास राव जी के बारे में मत लिखिए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अरे वो बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम यहाँ रह रहे ना, उसमें उनका कुछ हाथ नहीं है। उनके बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए प्लीज। काकू बस कीजिए, कुछ मत बोलिए प्लीज। ऐसे कैसे? मुझे बोलने देना तन्वी। देखिए, इतने बड़े लोगों ने अपने घर में हमें रखने के बजाय यहाँ रहने के लिए जगह दी। यहाँ। अरे तो मुझे और क्या चाहिए? ठीक है ना मेरे लिए? मैं देखिए,
आप लोग जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इस टाइम आप लोग यहाँ से जाइए। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अभी आप लोग जाइए। ठीक है। देवा रे देवा, मुझे माफ कीजिए विलासराव जी, मेरी वजह से आपको दुनिया के सामने सुनना पड़ा। अब मैं किस मुंह से जिंदा रहूं? काकू 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 उठो। प्लीज ऐसा मत करो, सब और गलत समझेंगे। प्लीज चलो उठो, चलो। रुक रुक, मैं गिरूंगी। देखिए विलासराव जी, मुझे माफ करिए, लेकिन हमारे लिए आपके मन में नफरत मत रखिए प्लीज। बस यही देखना चाहते थे हम। अब इस तमाशे के बाद विलास खुद ही तन्वी के बाबा और उस लोमड़ी काकू को इस घर से बाहर निकाल देगा। अब हमारे हाथ गंदे भी नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। बड़ी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब ये सिचुएशन ही ऐसी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। काकू जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज, आप बेझिझक मुझे कह देना। आप यहाँ पे अकेली नहीं है। हे अम्बा भाई, अंदर क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। बाबा इतने गुस्से में चले गए, बस सब ठीक कर देना। बाबा, चलती हूँ। अभी मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभानी है। ये छाती हमें कूटनी चाहिए, किसी और को नहीं। एक तो दुनिया भर का भला करते फिरो, ऊपर से अपने ही दिल तोड़ दे तो कोई क्या करे। भाऊजी को देखो, बेचारे कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा घर पे जो जरूरतमंद आता है उसकी मदद करते हैं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो गरीबों में बांट देते हैं। फिर भी देखो इनकी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं घर के बाहर। तुम बताओ तन्वी, बताओ तुम किस बात का बदला ले रहे हैं तुम्हारे परिवार वाले हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सी कमी छोड़ी है हमने तुम्हारे लिए? फिर क्यों तुम्हारा परिवार हमें इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा है? बाबा प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मुझे पता है मेरी वजह से आपको बहुत बातें सुननी पड़ी, बेइज्जती सहनी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस अब आएगा असली मजा। अब विलास इस लड़की को ऐसी डांट लगाएगा कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी। आज जो कुछ भी हुआ तन्वी, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा कभी भी ऐसा नहीं था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी मांग रही हो तुम? गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी।
मुझे उस दिन काकू और तुम्हारे बाबा को वहां रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिस दिन वो घर के बाहर टेंट लगाकर रहने की जिद कर रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बाबा और काकू के लिए दूसरा घर देखती हूँ और आज उन्हें वहाँ शिफ्ट करवाती हूँ। अरे तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कितनी इज्जत है भाऊजी की कोल्हापुर में। हम भाऊजी की इज्जत को इस तरह उछलता हुआ नहीं देख सकते तन्वी। चलो अब सोच लिया है, बहुत अच्छी बात। अब अपने परिवार को यहाँ से लो और जाके दूसरी जगह ढूंढो उनके रहने के लिए। लेकिन मैंने ये कब कहा कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए? लेकिन भाऊजी अभी तो आप मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लड़का साहब, हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि वो हमारे समधी समधन, और ये बात हम सब जानते हुए हमारी आंखों के सामने उन्हें कड़ी धूप, बारिश और इतनी तकलीफ में रहने दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ अक्का साहब। आज शायद जो कुछ भी हुआ वो मुझे मेरी जिम्मेदारी सिखाने के लिए हुआ। कभी कभी ऊपर वाला भी आईना दिखाई देता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं मानता हूँ अक्का साहब, रिपोर्टर्स ने आज जो कुछ भी कहा वो बढ़ा चढ़ा के कहा, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल सही थी। अगर मैं बाहर के लोगों को अपना मानता हूं तो घर की दहलीज पर आकर ये सोच बदल नहीं सकती अक्का साहब। जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं होता, अपनी गलती को स्वीकारना भी होता है। और आज गलती मेरी थी अक्का साहब। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप एक अच्छे बाबा तो है ही, साथ में एक अच्छे नेता भी है। भाऊजी लेकिन क्या अक्का साहब, गलती मैंने की है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। वो धूर्त औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए। हमें कुछ न कुछ करके इनके फैसले को बदलना ही होगा। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।